Assalamu alaikum. Today I am going to start the topic why do interest rate changes. But before starting the new lecture, I would like to recall the previous lecture. The previous lecture is also about the interest rate. In the previous lecture, we discussed that what the actually interest rate means. Then we discussed the basic elements which are important while calculating the interest rate. We discussed that there are different 4 types of loans: simple loans, fixed loans, coupon bond, zero coupon bond. Then we discussed the concept of present value. While discussing these types of loan, we studied that there are 4 main elements. That first is the principal amount. Principal amount means the actual amount you are going to borrow. Next is interest rate. Interest rate means the cost of borrowing. Then maturity period. And maturity period means a specified period of time for which you are going to borrow something. Then we discussed that how how the valuation of the interest rate take place between these types of loans. Then we discussed the discounted method or present value. And the last we discussed the real interest versus nominal interest. The last lecture is all in the last lecture pertains to the interest rate. Today we are also going to discuss something further in about the interest rate. Today we are going to teach why do interest rate changes. कि वो इंटरेस्ट रेट, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट रेट एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर्ड वेरिएबल इन द इकोनॉमी है, इसलिए कि इकोनॉमी सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को मॉनिटर करती है वो इंटरेस्ट रेट है। इसलिए कि जब इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो वो हमारी इकोनॉमी को एज अ होल डायरेक्टली इम्पैक्ट उसका है। वो क्यों है? क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, आपकी इन्फ्लेशन रेट चेंज होता है, और फिर आपका इंटरेस्ट रेट के साथ आप ये भी डिस्कस करते हो, अगर हाउस होल्ड लेवल पे देखें कि आप देखते हो कि क्या मुझे अब सेविंग करनी चाहिए, या अगर आपका इरादा है आपके कुछ पैसे, आप देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर गया है, तो आप लोगों की ज़्यादा कोशिश होती है कि हम कुछ सेव कर लें इन द फॉर्म ऑफ बैंक, क्योंकि वो आपको प्रॉफिट होता है। और आप अगर आपने एज अ बोरर अगर आप देखें, अगर आपने बोरो करना है तब भी आप नहीं करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। और अगर आपका इरादा है कि आपने कोई कार फाइनेंसिंग या हाउस फाइनेंसिंग की तरफ जाना है तो भी आप लोग नहीं करेंगे। सेम इन द वे कॉर्पोरेशंस भी यही करती हैं, कंपनीज भी ये करती हैं। अगर वो चाह रहे हों कि अपना बिजनेस एक्सपैंड करें, डाइवर्सिफाइड करें, और इंटरेस्ट रेट इवेंचुअली चेंज हो जाता है तो वो नहीं करेंगे, और उनका जो भी एक्सपेंशन वगैरह वो नहीं करेंगे। उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगी, इन्फ्लेशन रेट। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट की जो चेंजिंग्स या उसकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हमने देखना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आज का टॉपिक भी ये है, व्हाई डू इंटरेस्ट रेट चेंजिंग्स। पहले हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट चेंजिंग्स जब होती हैं तो वो इकोनॉमी को किस तरह इफेक्ट करती हैं, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट है। आज हम देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट चेंज क्यों होता है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं और जिनकी वजह से इंटरेस्ट रेट चेंज होता है। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दूंगी चैप्टर का कि इसमें है क्या, क्योंकि जो अब आगे हमारे शुरू के जो टॉपिक्स थे, लाइक जब हमने फाइनेंशियल मार्केट से इंस्टीट्यूशंस की बात की तो वो लेस कॉम्प्लेक्स थे। जो इंटरेस्ट रेट का था उसमें भी कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल्स वगैरह थी, वो आप लोगों ने देखी होंगी कि उसमें प्रेजेंट वैल्यू या उनकी कैलकुलेशंस वगैरह है। इसी तरह सेम आज के चैप्टर में भी है, तो इसलिए हम थोड़ा आराम से और इसको देखेंगे ताकि आप सब लोगों को अच्छी तरह क्लियर हो जाए। इसमें देखिए आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जो यूएस स्टॉक मार्केट में देखें तो ट्रेजरी बिल्स हैं, इनकी मूवमेंट को बहुत क्लोजली देखा जाता है। तो अगर हम 1950s में देखें तो जो ट्रेजरी बिल्स थे उनके ऊपर 1% था। फिर 1950s के बाद काफी इसमें चेंजिंग्स आई, क्योंकि एक तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात देखें, आपकी जाहिर है विद द पैसेज ऑफ टाइम इनोवेशन हुई,
आप देखें आपकी इकोनॉमी क्या स्टेबल भी रही कि नहीं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे। जब 1981 में जब इनके ऊपर यील्ड्स जो है वो इंक्रीज होकर 15% हुआ और दैट इज मच हायर। देन दोबारा 2003 में ये ड्रॉप हुआ, फिर 2007 में ये 5% हुआ और 2008 में ये 0 हो गया। तो अब आप सोचने की बात है कि व्हाई दिस चेंज हैपेंस, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज, कि इतनी ज्यादा शार्प चेंज कि ट्रेजरी बिल से हमने स्टार्ट में देखा कि 1% हुआ, फिर एकदम से 15% हुआ। अगर आप इसका ग्राफ देखें तो एकदम से ये ऊपर की तरफ गया और फिर एकदम से स्लोप नीचे आई। तो व्हाट कॉजेज दीज चेंजेस, ये हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ब्रीफली अगर हम देखेंगे इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं, तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द फोर्सेस, द मूव interest rate and the theories behind those movements. First of all, first topic is determining asset demand, then supply and demand in the bond market, and then changes in the equilibrium interest rate. आपको आज के लेक्चर से लग रहा होगा कि कुछ कुछ इकोनॉमिक्स से और उससे रिलेटेड है, क्योंकि आप देखें जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स में आप लोग डिफरेंट थेरीज पढ़ते हैं या इकोनॉमिक्स में देखते हैं, तो इकोनॉमिक्स में भी इंटरेस्ट रेट का बहुत एक मेजर इम्पैक्ट होता है। और हम जब डिमांड की बात करेंगे, सप्लाई की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम रेट की बात करेंगे, तो वहां पे हम कुछ ना कुछ इकोनॉमिक्स के साथ जरूर इसको टच करें, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो इकोनॉमिक्स में भी कवर किए जाते हैं और इनका इस टॉपिक के साथ भी लिंक है। नाउ हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एसिड डिमांड। डिटर्मिनेंट्स मींस फैक्टर्स ऑफ एसिड डिमांड, कि आप वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी एसिड की डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं या डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एसिड का, इधर वहां पे वर्ड यूज हुआ है एसिड। व्हाट इज द एसिड? एसिड किसे कहते हैं? एन एसिड इज अ पीस ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू, कि एक ऐसा पीस ऑफ प्रॉपर्टी जिसकी कोई ना कोई वैल्यू हो। आप लोगों ने अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या अपने आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह में जितने भी अकाउंटिंग के मेजर टॉपिक्स वगैरह पढ़े हैं, प्रीवियसली आपने पढ़े हैं, क्योंकि एमबीए के स्टूडेंट्स हैं तो आपने पहले भी ये पढ़ा होगा। एसेट्स जो बेसिकली हैं वो कैटेगराइज किए जाते हैं टू टाइप्स ऑफ एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स हम इसे क्यों कहते हैं कि करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट एनी मेजर लॉस। इसमें आपका कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज वगैरह हैं। और जब हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं तो इसके आपको लग रहा है फिक्स्ड मतलब आप वो भी आप कैश में तो ऑफ कोर्स कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो आपको या तो आप उसमें थोड़ा लॉस होगा या आप फौरन से नहीं कर सकते। फिक्स एसेट्स में आपके फर्नीचर है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपके इक्विपमेंट वगैरह आ जाते हैं। अब देखिए अगर आपके पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है और कैश इन हैंड नहीं है, और इन द केस ऑफ एनी सडन इवेंट, तो आप क्या करेंगे? आप अपने फिक्स्ड एसेट्स को कन्वर्ट करना चाहेंगे कैश में। आपने अपना हाउस सेल करना है या आपने अपनी कार सेल करनी है, तो माइट पॉसिबल भी एकदम ना हो, आप डीलर की हेल्प ले रहे हो, आप लायर्स है, आपने उसको कन्वर्ट करना, तो थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाता है, थोड़ी कॉस्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, ये तो था एसेट का। ये थोड़ा सा मैंने आपको इसलिए बता दिया कि हम देख रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टर्म्स वगैरह मैं चाह रही हूँ कि आपको बहुत क्लियरली, आप में से कुछ लोग तो जानते भी होंगे लेकिन जिनको नहीं पता एक दफा वो रिफ्रेश कर लें कि एसेट्स और करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स होते क्या हैं। Now, facing the question of whether to buy or hold an asset or whether to buy one asset rather than another, an individual must consider the following factors. देखिए अब मेन क्वेश्चन ये है कि क्या आपको एसेट खरीदना चाहिए, उसको होल्ड करना चाहिए, या आपके दो एसेट्स हैं तो आप कौन सा एसेट जो है वो परचेज करें एज कंपेयर टू द अदर वन। इसमें 4 फैक्टर्स आ रहे हैं। नंबर 1, वेल्थ। वेल्थ किसे कहते हैं? आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। वेल्थ जो है, हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें वेल्थ की बात करते हैं। द टोटल रिसोर्सेज ओन्ड बाय इंडिविजुअल इंक्लूडिंग ऑल एसेट्स, कि आप देखिए टोटल रिसोर्सेज ओन्ड बाय इंडिविजुअल इंक्लूडिंग ऑल एसेट्स, इंक्लूडिंग योर करंट एसेट्स, योर फिक्स्ड एसेट्स, एनी टाइप ऑफ द एसेट्स यू आर होल्डिंग मींस दैट इज योर वेल्थ। एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, रिटर्न किसे कहते हैं? बेसिकली रिटर्न बेसिकली प्रॉफिट क्या कहते हैं। एक्सपेक्टेड मींस कि यू आर एक्सपेक्टिंग, देखिए आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो आपके माइंड में ऑफ कोर्स ये होगा कि आप इसके ऊपर कितना
रिटर्न जो है वो अर्न करो, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। द रिटर्न एक्सपेक्टेड ओवर द नेक्स्ट पीरियड ऑन वन एसेट रिलेटिव टू अनदर एसेट। लाइक देखिए आप दो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, आप एक जगह आपके पास है और दूसरी डिफरेंट फैक्टर्स में हैं, तो आप देखोगे कि आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो आपको ज्यादा रिटर्न, ज्यादा प्रॉफिटेबल है आपके लिए एज अ इन्वेस्टर, एज अ बिजनेसमैन। आप इस चीज को देखोगे, क्योंकि बिजनेसमैन जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज जो उनके माइंड में आती है वो होती है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न, इसके ऊपर इस इन्वेस्टमेंट के अंदर हमें कितना रिटर्न मिलेगा। देन रिस्क, रिस्क वही कि हर चीज में हम रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हर एलिमेंट, रिस्क का एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो आपकी हर इन्वेस्टमेंट में हर जगह पे लायक आ जाए। रिस्क इज बेसिकली द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द रिटर्न। देखिए हमने पिछली बार रिटर्न की बात की, हमने कहा कि प्रॉपर्टी दो जगह आपके पास अपॉर्चुनिटी है, टू डिफरेंट सेक्टर्स में। अब देखिए जैसे या ट्विन सिटी में कर लें, इस्लामाबाद रावलपिंडी में आप एक प्लॉट ले रहे हो, तो इस्लामाबाद में उसके ऊपर कितना रिस्की है आप ये देखोगे, और आप देखोगे रावलपिंडी में कितना रिस्की है, साथ साथ आप ये भी देखोगे रिटर्न कितना है। क्योंकि देखिए बार दफा ऐसा होता है कि जो रिस्की एसेट्स होते हैं वो उतने ही ज्यादा आपको रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वही बात है कि बिहेवियर क्या कहता है, कि लोगों का बिहेवियर क्या है, वो इतना ज्यादा रिस्क लेना भी चाह रहे हैं कि नहीं लेना चाह रहे हैं। बिहेवियरल, अगर हम बिहेवियरल फाइनेंस की बात करें तो लोगों का बिहेवियर जो होता है वो बहुत ज्यादा चेंज, हर किसी की अपनी एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, उसके मुताबिक वो डिसीजन लेता है। लिक्विडिटी, हम पिछले 2-3 लेक्चर्स में लिक्विडिटी को डिस्कस करते आए हैं। लिक्विडिटी को हम किसे कहते हैं, वही हमने कहा था कि दैट एसेट व्हिच कैन बी रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश विदाउट एनी मेजर लॉस। The ease and speed with which an asset can be turned into cash relative to alternative assets। देखिए आपके पास अब कार है और हाउस है, आप देखें आप अगर कोई खरीदेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी लिक्विडिटी क्या है, कितना लिक्विड है। आप अगर आपको इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ एनी फंड्स तो आप अपने एसेट्स को फौरन से कैश में कन्वर्ट कर सकें। ये जो 4 मेजर फैक्टर्स हैं जो आपके एसेट डिमांड को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। कोई भी इंडिविजुअल जब कोई एसेट खरीदेगा तो वो देखेगा उसके पास रिसोर्सेज कितने हैं, उसके ऊपर एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, उसका रिस्क, उसकी लिक्विडिटी, उसके बगैर वो डिसीजन वाइज डिसीजन नहीं होगा। अब हम वेल्थ की बात करते हैं, तो वेल्थ देखिए आपका वेल्थ के साथ क्या मतलब है। जब आपकी वेल्थ, आपके पास पैसा ज्यादा है, आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, तो आप क्या करेंगे, जब आपकी वेल्थ इंक्रीज होगी तो यू हैव अपॉर्चुनिटी टू परचेज मोर रिसोर्सेज। और देखिए आप इसका आपके साथ रिलेशनशिप क्या है कि देखिए जब वेल्थ इंक्रीज हो रही है तो आपकी जो आपकी एसेट परचेज करने की इंटेंसिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो इट मींस दैट वेल्थ एंड द परचेजिंग ऑफ एसेट हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि जब आप वेल्थ को देखेंगे वो उसका भी अपवर्ड मूवमेंट है, तो आपकी ऑफ कोर्स आप एसेट ज्यादा परचेज करोगे। होल्डिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट, एन इंक्रीज इन वेल्थ रेजेस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एन एसेट। आपको पता है आपने इकोनॉमिक्स में जितने भी थ्योरीज या जितने भी उनके आपने लॉज पढ़े होंगे तो आप बार बार वहां एक वर्ड यूज करते हैं, सिट्रस पैरिबस। सिट्रस पैरिबस मींस दैट होल्डिंग एवरीथिंग कांस्टेंट, यानी आप अपने तमाम फैक्टर्स को कांस्टेंट कर देते हो, सिर्फ आपकी जो इंक्रीज इन द वेल्थ रेजेस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एन एसेट। ठीक है, अब आप देखें कि आपके जब वेल्थ इंक्रीज होगी तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एन एसेट इंक्रीज होगी, चाहे वो आपके करंट एसेट्स हों चाहे वो आपके फिक्स एसेट्स हों। लेकिन एक केस में नहीं होगा, नॉट इन द केस ऑफ द इंफीरियर एसेट्स। इंफीरियर एसेट्स बेसिकली वो एसेट्स होते हैं जो आपके डेली यूज के लिए हो, उस केस में आपकी वेल्थ भी इंक्रीज होगी तो लेकिन आपकी इंटेंसिटी टू परचेज इंफीरियर एसेट्स जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। नॉर्मली आपकी जितने भी अदर देन इंफीरियर एसेट्स हैं, जब जब आपकी वेल्थ इंक्रीज होगी तो आपकी इंटेंसिटी टू परचेज एसेट्स इज आल्सो इंक्रीज्ड। सेकंड है एक्सपेक्टेड रिटर्न। व्हेन वी मेक अ डिसीजन टू परचेज एन एसेट we are influenced by what we expect the return on that asset to be। कि देखिए आप जब भी कोई डिसीजन लेंगे कि हमने कुछ खरीदना है या सेल आउट करना है तो आपके माइंड में सबसे पहले ये आएगा कि आपको इसमें बेनिफिट कितना हो रहा है, रिटर्न कितना मिल रहा है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एन एसेट इज अ वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द पॉसिबल रिटर्न्स। देखिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं,
लेकिन आप सबको देखोगे, अब लाइक लेट्स सपोज दैट कि एक एक्सन मोबाइल है और उसके पास ये उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उसको कोई वो कहीं इन्वेस्ट करता है, तो उसको कहा जाता है कि फॉर दैट मच पीरियड 6 मंथ्स के लिए आपको 10% इंटरेस्ट रेट मिलेगा और नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए आपको 5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और अगर उसके मुकाबले में आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी IBM है और IBM ये कि आपको सिर्फ 10% है, तो आप किसकी तरफ जाओगे? आपके लिए आप इनका एक वेटेड एवरेज बनाओगे कि इन सब पे कितना मेरा पॉसिबल रिटर्न्स बन सकता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द पॉसिबल रिटर्न्स। ये देखिए, मैंने आपको एक एग्जांपल अभी दे दी थी कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द एक्सन मोबाइल बॉन्ड इफ द रिटर्न इज 12% 2/3 ऑफ द टाइम एंड 8% 1/3 ऑफ द टाइम। देखिए, इसमें उन्होंने दो मतलब टाइम स्लैब्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक तो आपका रिटर्न 12% है, वो कितने टाइम पीरियड के लिए है? 2/3 ऑफ द टाइम पीरियड। और दूसरा आपका रिटर्न 8% है और वो 1/3 ऑफ द टाइम पीरियड है। आप सिंपल क्या करेंगे कि फॉर्मूला पुट करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न का। एक्सपेक्टेड रिटर्न RE जो है वो डोनेट कर रहा है एक्सपेक्टेड रिटर्न को, इज इक्वल टू P1 R1। P1 मीन्स दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द रिटर्न 1। तो हम वहां पे क्या उसकी थी 2/3 थी, उसको हमने कन्वर्ट किया, दैट इज 0.67। तो हम उसकी वैल्यू P1 की जगह 0.67 इंसर्ट करेंगे। सेकेंड इज R1 रिटर्न इन स्टेट 1, दैट इज 12%, वो हो गया। सेकेंड, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ रिटर्न 2 एंड रिटर्न इन स्टेट 2। हमने अपनी फॉर्मूला में वैल्यूज पुट की और जो हमें रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न नजर आया वो है 10.68%। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल थी। लेकिन अगर आपके पास दो डिफरेंट स्टॉक्स होते हैं, फिर आप में देखेंगे कि किसका रिटर्न आपको किस तरह नजर आ रहा है, फिर आप जाके देखेंगे रिस्कियर कौन सा है और कौन सा आपको सेफर साइड पे जा रहा है। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, इफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द एक्सेल मोबाइल बॉन्ड राइजेस रिलेटिव टू द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ऑल्टरनेटिव एसेट्स होल्डिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट, देन इट बिकम्स मोर डिसाइरेबल टू परचेज इट एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। देखिए, उन्होंने कहा है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो एक्सेल मोबाइल का इंक्रीज हो रहा है, बट रिलेटिव टू द अदर जो अदर जितने भी ऑल्टरनेटिव एसेट्स हैं उनके ऊपर वही है या कम हो रहा है। तब तो आपके लिए ज्यादा ये डिजायरेबल होगा कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें और इसके शेयर्स वगैरह को परचेज करें। लेकिन उसमें दो कंडीशंस हैं। वो कैसे? नंबर 1 कंडीशन ये है कि व्हेन द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द एक्सन मोबाइल बॉन्ड राइजेस but the return on alternative assets, let's suppose that alternative asset is IBM, remains unchanged। अब इस पैरा में दो चीजें नजर आ रही हैं कि आपका एक्सन मोबाइल का जो बॉन्ड है उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न तो चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो IBM उसके ऑल्टरनेटिव एसेट है उसका रिमेन अनचेंज, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी आपको लगेगा कि जो एक्सन मोबाइल है दैट इज मच बेटर, दैट यील्ड्स मोर रिटर्न। सेकेंड क्या है कि when the return on the alternative asset that is IBM stock falls but the return on the एक्सन मोबाइल remains unchanged। अब देखिए, आपका एक्सन मोबाइल का जो रिटर्न है वो अनचेंज है और IBM का फॉल हो गया है, उसकी रिटर्न की वैल्यू गिर गई है, तो देन आप फिर भी एक्सन मोबाइल की तरफ ही जाएंगे। तो इसको अगर हम समराइज करें एक लाइन में तो क्या है? एन इंक्रीज इन द एसेट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न रिलेटिव टू दैट ऑफ द ऑल्टरनेटिव एसेट holding everything else constant raises the quantity demanded of the asset। कि आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न क्योंकि जाहिर इंक्रीज हो रहा है तो आपका जो क्वांटिटी डिमांड है दैट एसेट वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि लोग हमेशा इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन इन्वेस्टर्स जो सीख करते हैं ऐसे एसेट्स जो जिनके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा रिटर्न अर्न कर सकें। अब थर्ड पॉइंट है रिस्क, कि रिस्क बेसिकली किसे कहते हैं? द डिग्री ऑफ द रिस्क और अनसर्टेनिटी ऑफ एन एसेट्स रिटर्न ऑल्सो इफेक्ट्स द डिमांड फॉर द एसेट्स। कि देखिए, आपकी अगर कोई एसेट ज्यादा रिस्कियर है लोग क्या कहेंगे? लोग उसे क्विट करना चाहेंगे, पीपल आर नॉट विलिंग टू परचेज दैट एसेट। अगर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेफ है, यू आर मोर विलिंग टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन दैट एसेट। यहाँ पे दो एग्जांपल्स से मैं आपको कोट करती हूँ कि दो तरह के एसेट्स हैं, एक है फ्लाई बाय नाइट एयरलाइंस और दूसरा स्टॉक इन फीट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो फ्लाई बाय नाइट स्टॉक जो है वो हैज अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद रिटर्न्स,
उसके ऊपर अनसर्टेनिटी है और उसका रिस्क भी ज्यादा है, तो लोग क्या करेंगे, फीट ऑन द ग्राउंड जो है उसके ऊपर, क्योंकि वो श्योर इन्वेस्टमेंट है, लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे फीट ऑन द ग्राउंड को। ये देखिए आप, अब हम इसी को स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ देख लेते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग टू कंपनीज एंड देयर फोरकास्टेड रिटर्न्स फॉर द अपकमिंग ईयर। आउटकम 1, आउटकम 2। आउटकम किस तरह बनती है, प्रोबेबिलिटी एंड रिटर्न। एक तरफ आपने फ्लाई बाय नाइट को देखा, दूसरी तरफ फीट ऑन द ग्राउंड देखा। फ्लाई बाय नाइट में आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% है, ठीक है, और रिटर्न 15% है। फीट ऑन द ग्राउंड पे 100% प्रोबेबिलिटी है और रिटर्न 10% है। सेकंड, अगर आप फ्लाई बाय नाइट का देखो, क्योंकि उसमें पार्शियल था कि कुछ टाइम के लिए आपको 15% रिटर्न मिलेगा और नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए या हाफ पीरियड के लिए आपको 5% मिलेगा। तो ऑफ कोर्स people show more willingness to invest in the feet on the ground instead of the fly by night. यहां पे पीछे जब हम बात कर रहे थे तो वहां स्टैंडर्ड डेविएशन, basically what is the standard deviation of the returns of the fly by night airline stock and the feet on ground bus company? Out of these two stock which is riskier? देखिए अब आप देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिटर्न ऑन एसेट इज कैलकुलेटेड एज, फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका स्टेप है, इसमें आपके 3-4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, दैट इज RE। देन यू सब्ट्रैक्ट द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम ईच रिटर्न टू गेट अ डेविएशन। देन यू स्क्वायर ईच डेविएशन and multiply it by the probability of the occurrence of that outcomes. Finally, you add up all these weighted square deviations. ठीक है, अब इसका नेक्स्ट में फॉर्मूला आएगा, लेकिन एक जो सबसे सिंपल चीज थी कि आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न देखना है, उस एक्सपेक्टेड रिटर्न को रिटर्न से सब्ट्रैक्ट करना है, देन उसको मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट अकरेंस, और देन उसका वेटेड एवरेज ले लेना है। द हायर इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, द ग्रेटर इज द रिस्क ऑफ एन एसेट। जितनी ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होगी उतना ही एसेट रिस्की होगा, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द रिस्क हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब ये आपका एक फ्लाई बाय नाइट एयरलाइंस हैज अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न ऑफ 5%। ठीक है, आपने उसका फॉर्मूला देखें कि आपने क्या किया कि फर्स्ट उसकी जो प्रोबेबिलिटी थी, क्योंकि 50% थी, 15% आपको मिल रहा था, अदर 50% के लिए 5% मिल रहा था, तो आपने वैल्यूज पुट की और उसी तरह आपने P1 R1 माइनस RE, P1 इंटू R1, P1 प्रोबेबिलिटी थी, R1 रिटर्न था, दोनों को आपने एडअप किया, दैट इज 5%। इसी तरह आपने उसका देखा कि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न ऑफ 0% आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर 10% था, आपने वैल्यूज पुट की। इससे इन दोनों को कंपेयर करने से आपको देखिए, पिछली में फ्लाई बाय नाइट का 5% स्टैंडर्ड डेविएशन है और हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा तो आपका एसेट रिस्कियर होगा। तो लोगों की कोशिश ये होगी कि वो फीट ऑन द ग्राउंड बस कंपनी को प्रेफर करें, क्योंकि वो श्योर इन्वेस्टमेंट है विदाउट एनी रिस्क। इससे क्या पता चला कि फ्लाई बाय नाइट एयरलाइन इज अ रिस्कियर स्टॉक because its standard deviation of return is 5%, that is higher than the zero standard deviation of the returns of the feet on the ground bus company. इधर हम दो तरह के बिहेवियर देखेंगे लोगों के। अब क्योंकि हमारा टॉपिक जो सब्जेक्ट है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उसमें हम बिहेवियर की बात नहीं कर सकते, लेकिन जो आप आगे जाके बिहेवियरल फाइनेंस पढ़ेंगे, जो आज का इमर्जिंग फाइनेंस की फील्ड है और सबसे ज्यादा एमरजेंट है और उसमें सबसे ज्यादा रिसर्च हो रही है, क्योंकि अब लोगों का ये कहना है कि लोग अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंगली बिहेव कर रहे होते हैं वाइल परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर्स। लोग अपने बिहेवियर को देखते हैं कि अगर उनके डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, उनकी बायसेस होती हैं, कॉग्निटिव थिंकिंग उसमें आ जाती है। अब उसी बिहेवियरल फाइनेंस के अकॉर्डिंगली दो तरह के लोग होते हैं, एक रिस्क अवर्स पर्सन होता है और एक रिस्क लेवर और रिस्क टेकर। ठीक है, जो रिस्क अवर्स पर्सन होगा उसकी कोशिश ये होगी कि वो अपने रिस्क को मिनिमाइज करे, वो ऐसे स्टॉक्स या ऐसी इन्वेस्टमेंट करे जो आपको रिटर्न तो दे
लेकिन उसमें रिस्क बहुत कम हो, तो जो रिस्क अवर्स होगा उसको लगेगा कि मुझे फीट ऑन द ग्राउंड बस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन जो बंदा रिस्क लेना चाहेगा, उसका जो एटीट्यूड है वो रिस्क टेकर है, तो उसका जो डिसीजन होगा, क्योंकि वो फाइनेंशियल डिसीजन उससे मैटर करते हैं कि आपकी थिंकिंग क्या है, तो उसकी कोशिश होगी वो फ्लाई बाय नाइट एयरलाइंस में भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो इधर से आपका जो रिलेशनशिप डेवलप हुआ वो ये हुआ कि होल्डिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट, इफ एन एसेट्स रिस्क राइजेस relative to that of the alternative assets, its quantity demanded will fall। कि देखिए, अब हम दो पहले जो फैक्टर्स हमने पढ़े थे, जब वेल्थ की बात की थी और रिटर्न की बात की थी, हमने कहा था जब वेल्थ इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट एसेट विल आल्सो इंक्रीजेस। सेम इन द केस ऑफ रिटर्न, व्हेन रिटर्न इज इंक्रीज्ड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट एसेट इज आल्सो इंक्रीज्ड। लेकिन जब हम रिस्क की बात करेंगे, रिस्क जब इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट एसेट विल बी डिक्रीज्ड। It means there is an inverse relationship between the risk and the quantity demanded of that asset. Another important factor that is the determinant of the asset demand is liquidity. Liquidity, another factor that affects the demand of an asset, is how quickly it is converted into cash at low cost. An asset is liquid if the market in which it is traded has depth and breadth, that if the market has many buyers and sellers। वही बात है ना कि आपके बायर्स एंड सेलर्स बहुत ज्यादा हैं। आपने आज एक घर को सेल आउट करना है, तो अगर आपके पास बायर्स या सेलर्स होंगे तो आप करेंगे ना। तो वो लिक्विड मार्केट वही है जहां पे बायर्स एंड सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो लिक्विड एसेट है वो यूएस ट्रेजरी बिल है, क्योंकि इट कैन बी सोल्ड क्विकली एट लो कॉस्ट। क्या ये फौरन से आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। अब इसका रिलेशनशिप क्या है, द मोर लिक्विड एन एसेट इज relative to the alternative assets holding everything else constant, the more desirable it is, the greater will be the quantity demanded। कि जितना ज्यादा एसेट लिक्विड है उतनी ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड है। तो दोबारा से ये लिक्विडिटी के साथ भी डायरेक्ट रिलेशनशिप रहा। हमने देखा कि जो चार फैक्टर्स थे डिटर्मिनेंट्स के, उनमें से तीन, वेल्थ, expected return and liquidity, has a direct relationship with the purchase of an asset. But while talking about the risk is the only factor that has an inverse relationship with the quantity demanded of the asset. When risk is increases, the quantity demanded of that asset will be decreases। ये वो फैक्टर्स हैं जो एसेट की डिमांड को, जब अब हम क्योंकि इंटरेस्ट रेट हम पढ़ रहे हैं, तो जब आपकी किसी एसेट का डिमांड या उसकी सप्लाई या उसकी परचेजिंग पे कोई इफेक्ट होगा तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा आपके इंटरेस्ट रेट को। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एन एसेट डिफर्स बाय द फैक्टर। ये वही चीजें जो मैं आपको ऑलरेडी सिर्फ मैंने एक आपको इसमें समराइज करके बता दिया है, ताकि आप एक ही दफा अगर आपने सिर्फ ये वाला ये एक समरी पढ़ ली और बाकी से पीछे से नहीं पढ़ा तो भी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक डिटर्मिनेंट्स है। दैट्स वाई मैं आपको उसको फोकस करके बार बार एक चीज बता रही हूँ ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें वही चीज जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वेल्थ, एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड लिक्विडिटी हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप एज वेयर एज रिस्क हैज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। ये आपको एक टेबल की फॉर्म में समराइज कर दिया है ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए, ताकि आप जब भी पढ़ें, आप घर जाके इस लेक्चर को देखें तो आपको ये ना लगे कि कोई ऐसी चीज है। आप अगर इस स्लाइड को भी देख लें या इसी पेज पे फोकस्ड होके देखें तो आपको क्लैरिटी, आपको पीछे से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वेल्थ आप देखिए इंक्रीज हो रही है, अपवर्ड मूवमेंट है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड की भी अपवर्ड मूवमेंट है। इसी तरह रिटर्न्स की देख लें, सिवाय और रिस्क की, जब रिस्क इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड की डाउनवर्ड मूवमेंट है। Now we turn our attention to the mechanics of the interest rate. That is, we are going to examine that how interest rates are determined from a demand and supply perspective. कि अब देखिए, अब हमने देखना है कि डिमांड एंड सप्लाई पर्सपेक्टिव से वो किस तरह इंटरेस्ट रेट को डिटरमिन किया जा रहा है। Keep in the mind that these forces are
act differently in different bond markets. That is, current supply demand condition in the corporate bond markets are not necessarily the same as say in the mortgage market. आप देखेंगे उन्होंने कहा है कि इसमें ये बताया जा रहा है कि आपकी जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस है वो डिफरेंटली एक्ट करेंगे. हम ये देखेंगे कि वी विल प्रोसीड ऑन द कंडीशन दैट देयर इज वन इंटरेस्ट रेट फॉर द इंटायर इकोनॉमी. अब यहाँ पे पॉइंट है डिमांड कर्व का. जब हम डिमांड की बात करेंगे, देखिए आपकी डिमांड जब मैंने आपसे डिस्कस किया था कि लेट्स सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल जिस तरह यहाँ पे भी है, डिमांड होती क्या है. इकोनॉमिक्स में डिमांड किसे कही जाती है? डिमांड वो फोर्स है कि आपकी डिमांड कितनी ज्यादा है. देखिए जब इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं तो वहाँ डिमांड एंड सप्लाई की बात होगी कि उस अगर आपकी डिमांड और सप्लाई में कोई गैप आ रहा, आपकी डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो क्या होगा? ऑफ कोर्स आपकी इन्फ्लेशन हो जाती है. अब यहाँ पे हम सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट देखेंगे वो डिमांड कर्व की बात है. आप अज्यूम कर लें कि आपके पास एक 1 ईयर डिस्काउंट बॉन्ड है विद द फेस वैल्यू ऑफ $1000 और जो रिटर्न है इस बॉन्ड का वो इंटायरली डिटर्मिन हम करें उसकी प्राइस से. उस बॉन्ड का यील्ड क्या है, मेच्योरिटी, यील्ड टू मेच्योरिटी किसे कहते हैं. यहाँ पे आगे हम इसको देखिए. अगर आपका हम डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व देख रहे हैं, अगर तो आपका बॉन्ड जो है उसकी 1000 वैल्यू फेस वैल्यू थी लेकिन वो मार्केट में जाके सेल हो रहा है, यानी उसकी मार्केट वैल्यू $950 है, तो इट मींस कि उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 5.3% है और जो उसकी डिमांड है वो 100 है. क्लियर? फिर हमने देखा कि वो 900 पे जाके हो रहा है. अब उसकी क्योंकि देखिए आप जब उसकी प्राइस गिर रही है, पहले वो 950 का था, तब उसको 100 पीपल आर विलिंग टू परचेज दैट एसेट. फिर वो 950 से 900 पे आ गया, उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया. जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो रहा है तो डिमांड भी उस एसेट की ज्यादा हो रही है क्योंकि उसकी प्राइस कम हो गई है. How do we know that the demand at point A is 100 and point B is 200? Well, we are just making up those numbers, but we are applying basic economics. More people will want the bonds if the expected return is higher. वही बात है कि जब आपका expected return ज्यादा होगा तो आपकी डिमांड ज्यादा होगी. अगर हम प्रीवियस स्लाइड में देखें तो यहाँ पे आप देखें 900 जो प्राइस है तो वो आपको expected return 11.1% का दे रहा है. इट मीन्स कि आपकी बॉन्ड की प्राइस पे आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है यहाँ पे, इसलिए इसकी डिमांड इंक्रीज होगी 200 पे. फिर आप देखिए इसी तरह आप अज्यूम कर लें कि पॉइंट सी पे आपके पास जो उसकी प्राइस है वो 850 है. फिर आप उसके ऊपर जो लोगों को वो मिल रहा है यील्ड 17.6% और उसकी डिमांड देखें तो 300 है. फिर पॉइंट डी पे देखें उसकी प्राइस मार्केट प्राइस 800 होगी, इंटरेस्ट 25% है और डिमांड कितनी है 400. पॉइंट ई पे देखें फिर उसकी प्राइस कम होगी, उसका इंटरेस्ट देखें और उसकी डिमांड देखें. डिमांड कर्व इज बीडी इन फिगर 4.1 विच कनेक्ट्स पॉइंट ए बी सी डी. देखिए अब आपको यहाँ पे ये वो फिगर है जिसके अंदर आपको ए बी सी डी ई जो है वो डिमांड कर्व है. आप देखिए डिमांड कैसे शिफ्ट कर रही है, डाउनवर्ड स्लोप है उसका. देखिए जहां पे आप उसकी डाउनवर्ड स्लोप मूवमेंट बता रही है. वो क्यों डाउनवर्ड है? क्योंकि आप देखें आपने देखना है कि आप कहां पे जाके एसेट कैसे परचेज करेंगे. आप वो एसेट परचेज करेंगे जहां पे आप एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा मिले. अब इसके अंदर हमने सप्लाई एंड डिमांड. अब जो दूसरी जो कर्व आपको शो हो रही है वो सप्लाई है, उसकी अपवर्ड मूवमेंट है, इसकी डाउनवर्ड मूवमेंट है, उसकी अपवर्ड मूवमेंट है. ठीक है, अब हम आगे जाके देखते हैं. इसी तरह सप्लाई कर्व थी जिसको हमने किया और डिमांड एंड सप्लाई कर्व है. और इकोनॉमिक्स में जब हम सप्लाई कर्व की देखें आप किस तरह है कि पॉइंट एफ पे उसकी 750 प्राइस है, उसका जो यील्ड टू मैच्योरिटी 33% है और जो उसकी सप्लाई है वो 100 है. जब जब उसकी प्राइस इंक्रीज करती गई और इंटरेस्ट रेट कम होता गया तो सप्लाई ज्यादा होगी. ठीक है, और इसी तरह हमने सप्लाई एंड डिमांड कर्व बनाई. हमने देखा मोर पीपल विल ऑफर द बॉन्ड्स इफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न इज लोअर.
अगर हम इसके प्रीवियसली इसको देखें इस ग्राफ में, तो आपकी एक डिमांड कर्व है जिसका आपको डाउनवर्ड स्लोप है और एक सप्लाई कर्व है। सप्लाई कर्व में अपवर्ड मूवमेंट है और पॉइंट सी वो पॉइंट है जो इक्विलिब्रियम रेट जिसे कहा जाता है। इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम रेट वो पॉइंट होता है जहां पे आपकी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट प्रोडक्ट इक्वल हो जाए। जितनी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट एसेट है दैट इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ दैट एसेट। Equilibrium follows what we know from the supply demand analysis. Occurs when BD is equal to demand and supply equal हो गई। वो आपकी प्राइस जब 850 थी तब हुई। फिर जब आपकी प्राइस ज्यादा है, ठीक है, और आपकी जो आप देखें आपकी जब प्राइस ज्यादा हुई हो गई 950 है, उसके ऊपर इंटरेस्ट कम है तो लोग ज्यादा उसको करेंगे, तो सप्लाई ज्यादा है जिसे एक्सेस सप्लाई कहा जाता है। और इसी तरह एक कंसेप्ट है एक्सेस डिमांड का। अब ये तीनों कब कब मार्केट इक्विलिब्रियम कब होता है, एक्सेस सप्लाई कब होता है, एक्सेस डिमांड क्या होता है। Market equilibrium occurs when the amount that people are willing to buy equals the amount that people are willing to sell at a given price. कि वही पॉइंट सी जहां पे आपकी डिमांड एंड सप्लाई जो है वो इक्वल हो जाती है। एक्सेस सप्लाई occurs when the amount that people are willing to sell is greater than the amount people are willing to buy at a given price. कि people are willing to sell is greater than the amount people willing to buy. Excess demand, people are willing to buy is greater than the amount people are willing to sell. Factors that shift the demand curve. अब हमने वो फैक्टर्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वेल्थ, एक्सपेक्टेड रिटर्न, हमने देखा कि वो कैसे आपकी डिमांड कर्व को शिफ्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने इसको मैंने ज्यादा आपको इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, डायग्राम और ग्राफिकल एनालिसिस इसके ऊपर मैंने फोकस्ड किया ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। अब देखिए वेल्थ जब आपका इंक्रीज होगी तो ऑफ कोर्स क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज होगी, तो आप डिमांड कर्व देखिए वो BD1 से BD2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि उसमें राइट मूवमेंट है। इंटरेस्ट रेट को देखिए आप, एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट जो है वो ज्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम है, क्योंकि लोग ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे तो जाके बॉन्ड परचेज नहीं करेंगे। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें आप बैकवर्ड मूवमेंट है कि जो आपकी डिमांड थी वो बैकवर्ड मूवमेंट हो गई। इन्फ्लेशन है, जब आपकी इन्फ्लेशन ज्यादा है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट एसेट हैज बीन डिक्रीज्ड। फिर हम रिस्कीनेस की बात करेंगे, वो हम पहले भी बता चुके हैं, जब रिस्की एसेट होगा तो पीपल आर नॉट विलिंग टू परचेज द एसेट, दोबारा आपकी डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो जब लिक्विड एसेट्स होंगे उतनी ज्यादा उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ये तो वो था जो ग्राफिकली आपको बता रहा है कैसे कैसे डिमांड कर्व मूव कर रही है। हाउ फैक्टर्स शिफ्ट द डिमांड कर्व, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब आप इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, लोगों के पास ज्यादा सेविंग्स होंगी, लोगों की वेल्थ ज्यादा होगी, तो देयर इंटेंशन टू परचेज एसेट इज आल्सो इंक्रीज्ड, तो आपकी डिमांड जो है वो राइट मूव करेगी और उसके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट होगा। लेकिन जब आपकी वीक इकोनॉमी है, लोगों के पास सेविंग्स इतनी ज्यादा नहीं है, तो देन आपकी डिमांड कर्व जो है वो तब भी उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और वो डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि लोग जो हैं उनके पास सेविंग्स ही नहीं है, वो कैसे वो परचेजिंग कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन बॉन्ड्स, अब देखिए उसके ऊपर रिटर्न जो है आपका डिक्रीज कर रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द लॉन्ग बॉन्ड्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है। फिर आप देखिए आप क्या करेंगे, आपकी डिमांड क्या होगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड रिटर्न बॉन्ड का इंक्रीज हो रहा है तो लोगों की कोशिश होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जब हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की बात कर रहे थे, रिस्क की बात कर रहे थे, डाइवर्सिफिकेशन की, देखिए वैसे तो लोगों की कोशिश होगी कि वो रिस्क अवर्स हों, वो अपने रिस्क को मिनिमाइज करें, लेकिन जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं जहाँ पे पोर्टफोलियो होती है, वहां पे क्या होता है कि जब रिस्की एसेट्स का पोर्टफोलियो बनता है तो आपका ओवरऑल रिस्क जो है वो डिक्रीज कर जाता है। तो आप जब डाइवर्सिफाई कर रहे होते हो तब आप रिस्की और एसेट्स में भी अगर इन्वेस्टमेंट कर लेते हो तो इट डजंट मैटर कि वो आपका रिस्क है, वो ऑटोमेटिकली आपके रिस्क को डिक्रीज कर देता है। लाइक जैसे मैंने आपको कल एक एग्जांपल दी थी कि आप 1000 रुपीज देते हो, या तो आप किसी एक बंदे को दे देते हो,
और या फिर आप 1,000 रुपीज डिफरेंट लोगों को या 5 पीपल को दे 250 या 4 आप डिफरेंट उसकी इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप करके देते हो। तो जब आपने पोर्टफोलियो बना दिया तो रिस्क आपका ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर गया। देखिए आप वही बात है, जब रिस्की बॉन्ड होगा उसकी डिमांड, जब रिस्क कम होगा तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, लेकिन जब रिस्क ज्यादा होगा तो उसकी डिमांड कम होगी। लिक्विडिटी को भी देखें, लिक्विड वो डायरेक्ट रिलेशनशिप की बात हो रही है। सप्लाई कर्व में देखें आप किस तरह चेंजिंग्स आ रही हैं। When the demand for the bond increases, the demand curve shifts to the right as shown. कि जब डिमांड इंक्रीज होगी तो देखें पहले वाली डिमांड कर्व ये है और दूसरी उसकी डिमांड कर्व ये है। पहले अगर आप देखें पॉइंट जो आप बी पॉइंट पे देखें उसकी पहले कितनी थी और अब ये देखें रेड, जो रेड एरो है वो सेकंड लाइन शो कर रहा है जो इंक्रीज आया है। अब हम इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं इन ऑर्डर टू गेट क्लैरिफाइड। वेल्थ इन अ बिजनेस साइकिल एक्सपेंशन विद ग्रोइंग वेल्थ द डिमांड फॉर द बॉन्ड राइजेस। कि जब देखें वही बात है, जब बिजनेस साइकिल एक्सपैंड कर रहा है, आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी है तो बॉन्ड की डिमांड ज्यादा होगी। व्हाइल इन द केस ऑफ रिसेशन व्हेन इनकम एंड वेल्थ आर फॉलिंग द डिमांड फॉर द बॉन्ड फॉल्स। अब रिटर्न की बात करते हैं। हायर एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट इन द फ्यूचर डिक्रीजेस द डिमांड फॉर द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। हायर एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट इन द फ्यूचर, कि देखिए आपको फ्यूचर में ये है कि आपका एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, कि रिटर्न तो है लेकिन इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा हो जाएगा, तो लोगों की कोशिश होगी कि वो बॉन्ड्स को ना परचेज करें, क्योंकि जब उनको पता है कि फ्यूचर में जाके अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उनकी कोशिश होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा डिमांड उनकी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की होगी। रिस्क एन इंक्रीज इन द रिस्कीनेस ऑफ द बॉन्ड्स कॉजेज द डिमांड फॉर द बॉन्ड्स टू फॉल। कि जब एसेट कोई भी एसेट में उसकी रिस्कीनेस को इंक्रीज किया जाएगा तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ दैट एसेट विल बी फॉल। एन इंक्रीज इन द रिस्कीनेस ऑफ द ऑल्टरनेटिव एसेट्स कॉजेज द डिमांड फॉर द बॉन्ड्स टू राइज। वही लिक्विडिटी की बात कि जो आपकी लिक्विडिटी अगर ज्यादा है, आपको पता है कि दे आर मच बायर्स एंड सेलर्स, तो आप उतनी ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है इंक्रीज हो जाएगी। अब देखें, अब सप्लाई कर्व, पहले जो हमने बात की थी वो डिमांड कर्व की बात की थी, अब हम सप्लाई कर्व की बात करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर वो इंक्रीज होती है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड बॉन्ड प्राइस की वो भी इंक्रीज हो रही है। अगर आपकी इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड ईच बॉन्ड प्राइस वो भी इंक्रीज हो रही है। अगर गवर्नमेंट डेफिशिट चला जाता है, गवर्नमेंट डेफिशिट है, तो भी क्वांटिटी सप्लाई ऑफ दैट बॉन्ड प्राइस विल बी इंक्रीज्ड। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में आपका क्या आ जाता है? बिजनेस साइकिल एक्सपेंशन, कि जब बिजनेस साइकिल इकोनॉमी ग्रो करेगी आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, उतनी ज्यादा आपकी जब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी तो सप्लाई भी ज्यादा होगी, जो जिसकी वजह से आपकी सप्लाई कर्व जो है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। इन्फ्लेशन रेट, देखिए इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है तो लोग डिमांड नहीं करेंगे, सप्लाई करेंगे अपने बॉन्ड को, जिनके पास है वो भी सेल आउट कर रहे होंगे तो भी सप्लाई के ऊपर। गवर्नमेंट डेफिशिएट है उसका भी सेम, यानी ये तीनों पॉइंट्स जो हैं प्रॉफिट, अगर हम सप्लाई, पहले हमने डिमांड की देखे थे, अब हम सप्लाई कर्व को देख रहे हैं कि सप्लाई कर्व में वो कौन से फैक्टर्स हैं। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एंड द गवर्नमेंट डेफिशिएट, ऑल दीज थ्री फैक्टर्स हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द सप्लाई कर्व। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इन द एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अ बिजनेस साइकिल एक्सपेंशन द सप्लाई ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेस, conversely in a recession when there are fewer expected profitable investment opportunities the supply of the bond falls। वही बात जो पहले ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं आपको कि तीनों के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। फिशर इफेक्ट किसे कहते हैं? आप में से किसी को पता हो कि फिशर किसे कहते हैं? फिशर ये है कि जब आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, एन इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट विल कॉज द इंक्रीज इन इन्फ्लेशन।
अब वो जो पिछला सारा डिटर्मिनेंट्स थे, सप्लाई एंड डिमांड की बात की, इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात की, उसमें तब में अब हम फिशर को देखेंगे। हम देखेंगे कि रेट्स में कौन कौन सी चीजें हैं, किस तरह इंटरेस्ट रेट, एक तो रियल रेट है, इन्फ्लेशन प्रीमियम है एंड वेरियस रिस्क प्रीमियम्स। अब ये जो ग्राफ है इसके ऊपर आप देखें तो आपको आपकी एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ बॉन्ड्स को शो किया गया है और आपके वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ बॉन्ड शो गई है। इसमें यह बताया गया है कि व्हेन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन राइजेस द सप्लाई कर्व शिफ्ट फ्रॉम B1S to B12S and the demand curve shifts from BD1 to BD2. The equilibrium point will also move from point 1 to point 2 with the result that the equilibrium bond price falls from P1 to P2 and the equilibrium interest rate rises. देखें कि आपकी इन्फ्लेशन हुई तो आपकी डिमांड पे क्या असर पड़ा, डिमांड डिक्रीज हो गई। जो कर्व पहले आपको BD1 थी वो BD2 में आ गई और सप्लाई आपकी क्या हुई, उसके ऊपर आप देखिए सप्लाई कर्व भी शिफ्ट की है BS1 से BS2 पे। तो जो आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस थी वो भी शिफ्ट कर गई, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो गया। अब इसी तरह हम देखते हैं एविडेंस ऑफ द फिशर इफेक्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स कि आप का एक ऐसा ग्राफ को अपने प्लॉट के ग्राफिकली दिखाया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट है। क्योंकि जो फिशर इफेक्ट है बेसिकली वो आपको रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था ऑलरेडी कि इंटरेस्ट रेट का जब इंक्रीज होता है हमारी इकोनॉमी में तो उससे ज्यादा क्या इन्फ्लेशन के ऊपर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि देखिए आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। अब जैसे आप बोरो करते हैं, पहले आप एक बोरोर आपसे आके बोरो करता है, पहले 5% इंटरेस्ट था, जब 10% हो गया तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज्यादा हुई, तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, आपकी इन्फ्लेशन ज्यादा होगी। ये 3 मंथ्स ट्रेजरी बिल था जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये बताया गया कि उसका इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन कैसे, देखें वो बिल्कुल उसकी जो मूवमेंट आप देखें बिल्कुल स्लाइटली सी बिल्कुल एक साथ वो मूव करें। आप देखिए 1960 में इंटरेस्ट रेट ज्यादा हुआ तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगी, 1975 में देखें, और ग्राफ की अगर आप शेप देखें तो वो बिल्कुल सेम जा रही है। समरी ऑफ द फिशर इफेक्ट, if expected inflation rises from 5 to 10%, the expected return on a bond relative to the real asset falls and as a result the demand for the bond falls. देखें कि आपकी इन्फ्लेशन अगर राइज हुई है 5% से 10% पे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो आपका जाहिर है ऑफकोर्स कम हो गया, इन्फ्लेशन ज्यादा हुई है तो ऑफकोर्स आपकी डिमांड ऑफ दैट एसेट विल आल्सो फॉल्ट। When the demand for the bond falls, the quantity of the bond supplied increases and the equilibrium bond price falls. कि देखिए आपकी जब डिमांड फॉल होगी तो सप्लाई क्या होगी, वो इंक्रीज हो गई। Since the bond price is negatively related to the interest rate, this means that interest rate will rise. क्योंकि आपने पिछले चैप्टर में देखा था कि आपका इंटरेस्ट रेट और प्राइस ऑफ बॉन्ड के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप है। इसका ये मतलब है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो गया है। आज का कुछ लेक्चर आपको समवट लाइक फील हो रहा होगा कि बोरिंग है, वो इस तरह का नहीं है। जो अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स देखेंगे, अपकमिंग लेक्चर्स, उसमें नहीं होगा। थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट के डिटर्मिनेंट्स क्योंकि ऐसे थे और कुछ कंसेप्चुअल थे, आप में से कुछ स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा क्योंकि जिन्होंने इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ी हुई है। लेकिन ऑल दो डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आपको विजिलेंट होना पड़ेगा। और मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि मैं आपको ग्राफ्स की विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स, ताकि बहुत टेबल्स वगैरह बना दिए ताकि आपको बहुत एक क्लियर पिक्चर नजर आ सके। अब another good thing to examine is an expansionary business cycle. Here the amount of goods and services for the country is increasing, so national income is increasing. कि देखें आपको मैंने बताया था कि जब हम मार्केट या इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं और फंड्स जब ट्रांसफर होते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। सेम इन द केस लाइक जब हमारा बिजनेस साइकिल एक्सपेंशन होती है, हमारी इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल एक्सपैंड हो गया है तो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी। जब वो ज्यादा होगी तो हमारी नेशनल इनकम, नेचुरल ग्रोथ वो ज्यादा होगी और हमारा इंटरेस्ट रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका राइज हो जाएगा। देखिए अब ये ग्राफ जो है वो आपको बता रहा है इन अ बिजनेस साइकिल एक्सपेंशन व्हेन इनकम एंड वेल्थ आर राइजिंग
देखिए, आप देखिए इनकम भी इंक्रीज हो रही है और आपकी वेल्थ भी इंक्रीज हो रही है। द डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड फ्रॉम BD1 टू B2। तो जाहिर है आपकी इनकम इंक्रीज हुई, आपकी वेल्थ इंक्रीज हुई, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट एसेट विल आल्सो बी इंक्रीज्ड एंड द सप्लाई कर्व शिफ्ट राइट फ्रॉम B1 टू B2। सप्लाई जाहिर है वो कम होगी। इफ सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द राइट मोर देन द डिमांड कर्व as in the figure, the equilibrium bond price moves down from P1 to P2। कि देखें आपकी जब डिमांड कर्व तो इंक्रीज हुई लेकिन सप्लाई कर्व जो है वो डिक्रीज हुई एज शोन इन द फिगर। तो आप देखें जो आपकी इक्विलिब्रियम बॉन्ड प्राइस थी वो डिक्रीज होगी और इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट क्या हुआ, वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि उन दोनों के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप था। एविडेंस ऑन द बिजनेस साइकिल एंड इंटरेस्ट रेट, वही आपको जो इसमें शेडेड एरियाज नजर आ रहे हैं वो ये है कि पीरियड्स ऑफ रिसेशन है, कि रिसेशन में देखिए आप क्या हो रहा है। और अदर देन जो शेडेड एरिया के वो एक्सपेंशन, बिजनेस साइकिल एक्सपेंशन है। दिस फिगर शोज दैट इंटरेस्ट रेट राइजेस ड्यूरिंग बिजनेस साइकिल एक्सपेंशन। जब जब आपका बिजनेस साइकिल एक्सपेंशन था वहां आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहा है और जहां जहां आपका रिसेशन फेज है वहां आपका इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर रहा है। इस तरह आपको एक एग्जांपल, लो जापानीज इंटरेस्ट रेट इन नवंबर 1998 जापानीज इंटरेस्ट रेट्स ऑन 6 मंथ ट्रेजरी बिल टर्न स्लाइटली नेगेटिव। तो वो कैसे हुआ, वो यही चीजें थी कि इंटरेस्ट रेट में उनकी यहाँ एक्सपेंशन जो है कॉन्ट्रैक्शन या रिसेशन फेज में जा रहा होगा, जिसकी वजह से उनका जो इंटरेस्ट रेट था 6 मंथ ट्रेजरी बिल में वो नेगेटिव में चला गया। क्या आपको इसमें 3 चीजें आ रही हैं? नेगेटिव इन्फ्लेशन लीड्स टू increase in the demand, negative inflation lead to decrease in the real rates, net effect was increase in the bond prices that leads to the falling interest rate। क्योंकि आपको बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट के दरमियान में नेगेटिव रिलेशनशिप है। देखिए जब नेगेटिव इन्फ्लेशन थी उसने डिमांड को ज्यादा किया, जब डिमांड ज्यादा हुई तो रियल रेट कम हो गया, जब जाहिर रेट कम हुआ तो आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो गया और आपका जो नेट इफेक्ट था वो बॉन्ड प्राइस ज्यादा हो गई थी। इसी तरह आपका ये केस क्रेडिट मार्केट्स के बारे में, अगर आप अपनी बुक में देखें वॉल स्ट्रीट जर्नल के ऊपर है, आप इसको थोड़ा अच्छी तरह देखिएगा क्रेडिट मार्केट्स के बारे में। और अगर आपको कुछ इसमें से ना हुआ तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इसमें वही है कि आपको बताया गया है कि कैसे आपका क्रेडिट मार्केट्स में आपका इंटरेस्ट रेट कैसे उसकी क्या मूवमेंट वगैरह है, उसके अलावा आपकी बॉन्ड की डिमांड, सप्लाई कर्व, ये सब चीजें बताई गई हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दे रही थी कि इस आर्टिकल में है क्या। इस आर्टिकल में ये बताया गया कि यूरोपियन नेशंस जो हैं उनके जो फियर है वो आपकी ट्रेजरी बिल सिक्योरिटीज की जो डिमांड है उसको इंक्रीज कर देता है। जब ट्रेजरी बिल्स का डिमांड इंक्रीज होगी तो रिस्कीनेस जो है इसका मतलब है वो कम है एज कंपेयर टू यूरो बॉन्ड्स। उसके अलावा इसमें ये बताया कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो रिस्कियर एसेट्स की तरफ जाते हैं, रिस्कियर एसेट्स ऑफ द इमर्जिंग नेशंस। अब अगर प्रैक्टिकली देखें तो फर्म्स हैव इकोनॉमिस्ट्स और हायर कंसल्टेंट्स टू फॉरकास्ट द इंटरेस्ट रेट। वही बात आ गई कि इंटरेस्ट रेट को जो है क्लोजली फॉरकास्ट किया जाए, मॉनिटर किया जाए इन ऑर्डर टू गेट द राइट डिसीजंस। Although this can be difficult to get right, it is important to understand what to do with a given interest rate forecast. कि आपको इंटरेस्ट रेट फॉरकास्ट करने से क्या प्रॉफिट्स मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेथड्स फॉर फॉरकास्टिंग ना, सप्लाई एंड डिमांड फॉर द बॉन्ड्स, यूज फ्लो ऑफ फंड्स अकाउंट्स एंड जजमेंट, क्या डिमांड एंड सप्लाई देखें बॉन्ड की। इकोनोमेट्रिक मेथड में लार्ज इन स्केल, यूज इंटरलॉकिंग इक्वेशंस दैट अज्यूम पास्ट फाइनेंशियल रिलेशनशिप विल होल्ड इन द फ्यूचर। कि इकोनोमेट्रिक एक और ब्रांच है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि जो पास्ट है उसकी फ्यूचर में क्या होगा। जिस तरह हमने कल बात की थी कि आपकी आज 200 रुपीज है, आपको मैं कह रही हूँ मैं 2 सालों बाद 200 रुपया देंगी, तो आज की वैल्यू क्या होगी, तो आप उसको डिस्काउंट बैक करते हैं। सेम इन द केस आपका इकोनोमेट्रिक्स मॉडल्स जो हैं वो आपको ये बताते हैं कि पास्ट फाइनेंशियल रिलेशनशिप फ्यूचर में किस तरह होल्ड करेगा, वहां से आप फॉरकास्ट कर सकते हैं।
अगर आपका इंटरेस्ट रेट फॉरकास्ट आप करते हैं कि कम हो रहा है तो यू आर गोइंग टू बाय द लॉन्ग बॉन्ड्स, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो रहा है तो यू आर गोइंग टू बाय शॉर्ट बॉन्ड्स। और अगर आपने बोरो करना है तो अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो आप शॉर्ट टर्म जो बॉन्ड्स है वो बोरो करेंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो रहा है तो यू आर गोइंग टू बोरो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। ये तो था हमारा आज का चैप्टर जिसमें हमने देखा कि व्हाई इंटरेस्ट रेट चेंजेस। अब एंड पे आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी ब्रीफ समरी ऑफ द चैप्टर। सबसे पहले हमने आज देखा कि इंटरेस्ट रेट की चेंजिंग्स में सबसे जो पहली बात हमने डिस्कस की वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ द एसेट डिमांड। हमने देखा कि कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो आपकी डिमांड ऑफ द एसेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसमें हमने 4 तरह का देखा। वेल्थ देखा, वेल्थ का डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपकी क्वांटिटी डिमांड ऑफ एसेट के साथ। फिर हमने देखा एक्सपेक्टेड रिटर्न्स का, उसका भी डायरेक्ट रिलेशनशिप था। फिर हमने रिस्क का देखा, रिस्क हैज अ नेगेटिव रिलेशनशिप विद द क्वांटिटी डिमांड ऑफ दैट एसेट। देन वी डिस्कस द लिक्विडिटी। उसके बाद हमने देखा कि वी एग्जामिन द फोर्सेस दैट अफेक्ट द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द एसेट्स। फिर हमने सप्लाई एंड डिमांड इन द बॉन्ड मार्केट देखा। वी एग्जामिन दोज फोर्सेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द बॉन्ड्स एंड एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑन द इंटरेस्ट रेट्स। उसके बाद हमने जब सप्लाई एंड डिमांड की बात की, हमने देखा कि डिमांड कर्व किसे कहते हैं, सप्लाई कर्व किसे कहते हैं। फिर हमने इसमें 3 मेजर कंसेप्ट देखे, इक्विलिब्रियम, फिर हमने डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व। इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहां पे डिमांड ऑफ द क्वांटिटी डिमांड ऑफ दैट एसेट विल बी इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ दैट एसेट। ठीक है, उसके बाद हमने इन सब पॉइंट्स को देखा। फिर हमने थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली देखा, हमने कुछ इसको फ्लो चार्ट्स, कुछ ग्राफिकल एनालिसिस किया कि किस तरह डिमांड कर्व किस तरह शिफ्ट करती है, सप्लाई कर्व किस तरह शिफ्ट करती है, प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे कम करती है और इंटरेस्ट रेट कैसे ज्यादा होता है। फिर हमने देखा कि इसमें हमने ये देखा कि आपको मतलब प्रैक्टिकली आप देखें तो मैनेजर्स और किस तरह फॉरकास्ट करते हैं अपने इंटरेस्ट रेट को। तो एक तो ये कि वो क्वांटिटी एंड सप्लाई एंड डिमांड को क्लोजली मॉनिटर करते हैं, और सेकेंडली वो क्या करते हैं कि क्वांटिटी सप्लाई एंड डिमांड को क्लोजली मॉनिटर करने के साथ साथ वो ये देखते हैं कि आपकी इकोनोमेट्रिक मैथड्स कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से मैथड्स हैं जिनको आप पास्ट मैथड्स को, फ्यूचर को आप प्रेडिक्ट कर लेते हैं, और आप देखते हैं कि अपने, क्योंकि जब तक आपका इंटरेस्ट रेट का नहीं पता चलेगा तो आपको आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो आपका वाइज नहीं होगा। तो आपको इन ऑर्डर टू मेक वाइज इन्वेस्टमेंट डिसीजन यू हैव टू फॉरकास्ट द इंटरेस्ट रेट, यू हैव टू क्लोजली मॉनिटर द इंटरेस्ट रेट। फिर हमने एक इसमें फिशर इफेक्ट देखा। फिशर इफेक्ट बेसिकली डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट। फिर आपने देखा कि जो आपका बिजनेस एक्सपेंशन साइकिल है, जब जब आप बिजनेस एक्सपेंशन में गए आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा हुआ, इन्फ्लेशन भी ज्यादा हुई, लेकिन जब आप रिसेशन में गए तो वहां इंटरेस्ट रेट कम हो गया। तो ये हमने रिलेशनशिप वगैरह देखी। उसके बाद हमने देखा कि आपकी जापानीज मार्केट का एक केस स्टडी था जिसमें क्रेडिट यूनियंस वगैरह को डिस्कस किया। देन इन द लास्ट वी फर्दर एग्जामिन द डायनामिक्स ऑफ द चेंजेस इन सप्लाई एंड डिमांड इन द बॉन्ड मार्केट एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट ऑन द बॉन्ड प्राइसेस एंड द इंटरेस्ट रेट। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। अब हम आगे जो पढ़ेंगे, आज का जो हमारा चैप्टर था, हम एक टॉपिक और कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स को हम काफी ज्यादा पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने फाइनेंशियल मार्केट्स का जब स्टार्ट किया था सबसे पहले हमने ओवरव्यू लिया, फिर हमने मार्केट्स को देखा, फिर हमने उनके स्ट्रक्चर्स को देखा, उसकी इंटरनेशनलाइजेशन को देखा कि मार्केट्स किस तरह ग्लोबल मार्केट किस तरह काम कर रही है। फिर हमने उसके अंदर जब ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात की थी, हमने इंटरेस्ट रेट को देखा, इंटरेस्ट रेट में हमने प्रेजेंट वैल्यू वगैरह को देखा। तो इन द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स हम लोग स्टडी करेंगे, अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ आएंगे। आपको कोई भी चीज अगर आज के लेक्चर में आप घर जाके इसको अच्छी तरह देखें, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्यू यू कैन आस्क नाउ, यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग छोटा सा एक इस पे क्विज रख लेंगे। आपको इंटरेस्ट रेट के जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं कि इंटरेस्ट रेट की ट्रेनिंग्स वगैरह को फॉरकास्ट करने के लिए, माइट पॉसिबल भी इट इज अ केस स्टडी और इट इज अ रिपोर्ट और सिम्फोनिकल। ये डिपेंड करता है, आप लोग अच्छी तरह इसमें देखें। और क्योंकि ये जो आज का चैप्टर था कि थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक्स के साथ भी इसका बड़ा गहरा इम्पैक्ट था, और अगर आपको फिर भी कुछ ना हो, कोई ऐसा पॉइंट, तो यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी वाया ईमेल। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।